हम लोग जो है सो अभी नियामक ज्यामिति पढ़ते हैं, ठीक है। यह नियामक ज्यामिति को ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। और इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है वैश्लेषिक ज्यामिति, एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यह अध्ययन करेंगे कि इनके बेसिक चीजें क्या होती है, आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि विभिन्न गणितज्ञों के द्वारा, तो हम यहाँ उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर उन गणितज्ञों के बारे में जानेंगे कि विभिन्न गणितज्ञों के द्वारा नियामक ज्यामिति को किस तरह से व्याख्या किया गया है, ठीक है। फिर उनके हम दैनिक जीवन में इनके उपयोग को जानेंगे कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति का हम किस तरह से उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला काम जानते हैं हम लोग कि नियामक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर नियामक ज्यामिति के अंतर्गत हम करते क्या है। तो हम कहते हैं कि नियामक ज्यामिति का एक सीधा मतलब होता है किसी तल में बिंदु की स्थिति का पता लगाना कि आखिर वह बिंदु कहां पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है, यह पता लगाना ही हम किसमें पढ़ते हैं, नियामक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस बोर्ड पर हमारा यह एक पॉइंट है, यह पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए कि यह बिंदु इस बोर्ड पर क्या किस जगह पे स्थित है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तब इसके लिए हम दो लाइन को मानते हैं, जिसमें एक लाइन क्षैतिज होती है और एक लाइन हमारी ऊर्ध्वाधर होती है जो लंबवत प्रतिच्छेद करती है। फिर इस लाइन पे हम क्या करते हैं, इस लाइन पर यह देखते हैं कि यह इस अक्ष से कितनी दूरी पर है और इस अक्ष से यह कितनी दूरी पर है, इस लाइन से और इस लाइन से यह कितनी दूरी पर है। अगर मान लेते हैं इस लाइन से यह 5 इकाई की दूरी पर है और यह इससे 4 इकाई की दूरी पर है, तब इस पॉइंट का नाम होता है 5,4। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, कैसे इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं, इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जानेंगे कि हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। कैसे, तो मान लेते हैं एक बिंदु P है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमको चाहिए इस बोर्ड पर स्थित बिंदु P का। तो हम दो लाइन लेते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, और इनके द्वारा यह देखते हैं कि यह डिस्टेंस कितना है और यह डिस्टेंस कितना है। फिर इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को कॉमा के द्वारा लिखकर हम उनकी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। दूसरे शब्द में यदि यह कहा जाए कि जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी हमारे वर्ग में, क्लास में मान लेते हैं कि यह बच्चे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, फिर यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पर स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं। ये हमारा क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि इस पे स्टूडेंट हमारा बैठा हुआ है। अब एक चीज हम यह जान लेते हैं सबसे पहले कि इस तरह जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और ऐसे जो होता है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो यह पंक्ति 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया और ये 4 हो गया। यह स्तंभ 1 हो गया, स्तंभ 2 हो गया, स्तंभ 3 हो गया और स्तंभ 4 हो गया। अब यदि हमसे यह कहा जाए कि आप इस ये जो ए नामक का नाम का कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, हमें अगर इसकी पोजीशन पूछी जाए कि वह उस वक्त किस जगह पर बैठा हुआ है, तब हम अगर क्लास में यह बात पूछी जाए तो हम यह कह सकते हैं कि वह लड़का इशारा से कि उस बेंच पर बैठा हुआ है। लेकिन यही बातें यदि हमसे कोई बाहर में पूछेगा कि वह लड़का किस जगह पर बैठा हुआ है ए, तब हम उसको कैसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं वह देखिए। हम कह सकते हैं कि वह लड़का दूसरे स्तंभ में बैठा हुआ है।
अगर यह बात हम बोलते हैं कि वह लड़का दूसरे स्तंभ में बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ बैठा हुआ लड़का भी दूसरे स्तंभ में होगा, यहाँ बैठा हुआ लड़का भी दूसरे स्तंभ में होगा, यहाँ बैठा हुआ लड़का भी दूसरे स्तंभ में होगा, और यहाँ बैठा हुआ लड़का भी दूसरे स्तंभ में होगा। लेकिन हमें किसकी लोकेशन चाहिए? ए की चाहिए। तो ए के लिए यदि हम यह कह ले कि हमारा ए जो है वह दूसरे कॉलम के तीसरे रो में बैठा हुआ है, दूसरे पंक्ति के तीसरे रो में बैठा हुआ है, तब हमें क्या ए की स्थिति का पता लगाने में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। हम यह कह सकते हैं कि ए हमारा दूसरे स्तंभ के तीसरे पंक्ति में बैठा हुआ है। अब आप लोग यदि चाहते हैं, अगर हम बी की लोकेशन का पता लगाते हैं, तो बी के बारे में हम यह कह सकते हैं कि बी तीसरे स्तंभ के चौथे पंक्ति में है, यानी तीसरे कॉलम के चौथे पंक्ति में है। इस तरह आप डी की पोजीशन, ई की पोजीशन, एफ की पोजीशन, इस वर्ग में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की पोजीशन क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और यही हम ज्ञात करते हैं, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि नियामक ज्यामिति के अंतर्गत हम किसी भी तल में स्थित बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करते हैं कि वह किस जगह पर स्थित है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ गणितज्ञों के द्वारा नियामक ज्यामिति को किस तरह डिफाइन किया गया था, किस तरह उसकी विशेषताएं बताई गई। तो सबसे पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन मेनाइचमस, उनका नाम था मेनाइचमस, उनके द्वारा यह कहा गया था कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए, हम जानते हैं कि नियामक ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु की स्थिति का हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं। और ग्रीक मैथमेटिशियन मेनाइचमस के द्वारा यह कहा गया कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरी बिंदु का होना आवश्यक है। मेनाइचमस के द्वारा यह कहा गया था कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमारे पास एक दूसरी बिंदु का होना आवश्यक है। जैसे हम यह कह सकते हैं कि अगर ए से बिंदु बी की स्थिति का पता लगाते हैं और ए हमें पता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह इस तरह जो है सो हम ए से कहां पहुंच सकते हैं? बी तक। यानी ए से इस तरह यदि हम मूव करें तो हमें बी की स्थिति का पता लगा जा सकता है। तो मेनाइचमस के द्वारा कहा गया था कि किसी भी, नोट कर लीजिएगा, किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु का होना आवश्यक है। इसके बाद एक दूसरे गणितज्ञ उमर खयाम, उमर खयाम के द्वारा यह इसी मेनाइचमस के स्टेटमेंट को एक मॉडिफाइड फॉर्म दिया गया। वह बोले कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ दिशा भी चाहिए कि अगर हम लोकेशन बिंदु ए से बी पर जाए तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं। यानी ग्रीक मैथमेटिशियन मेनाइचमस के द्वारा यह कहा गया था कि किसी भी बिंदु की अगर हमें स्थिति पता करनी हो तो हमें एक दूसरी बिंदु का भी होना आवश्यक है। इन्हीं चीज को एक मॉडिफाइड फॉर्म में उमर खयाम नामक गणितज्ञ के द्वारा यह दिया गया, किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें एक दूसरी बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हमें दिशा भी चाहिए ताकि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या कर सकें? फाइंड कर सकें। इन गणितज्ञों के बाद भी नियामक ज्यामिति के डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का सिलसिला रुकता नहीं। इसके बाद एक गणितज्ञ आते हैं, फ्रांसीसी गणितज्ञ, ये गणितज्ञ
गणितज्ञ के साथ साथ दार्शनिक भी हुआ करते थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते के द्वारा इसे एक और इसका एक वास्तविक फॉर्म विकसित रूप दिया गया, जिसमें हम यह कहते हैं, और ये फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते के ज्यादा योगदान होने के कारण इन्हें निर्देशांक ज्यामिति के पिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनके निर्देशांक ज्यामिति के जनक के रूप में भी रेने दकार्ते को हम लोग जानते हैं। रेने दकार्ते के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि वह उनकी एक आदत थी कि जब वह सोते थे और उठने के वक्त वह अपने बेड पे कुछ देर लेट करके विचार किया करते थे। वह तुरंत नहीं उठ जाते थे। उनका मानना था कि उस समय लोग ज्यादा विचारहीन होते हैं, ज्यादा सोच सकते हैं। बात ऐसा होता है कि एक समय यह लेटे लेटे इस बात को देख रहे थे कि हमारे छत के दीवार पे यदि कोई पॉइंट है और हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। यही कथन जो है, यही बातें निर्देशांक ज्यामिति को एक विकसित रूप में ले गया। तब इन बातों की चर्चा रेने दकार्ते अपने दोस्त पियरे डी फॉर्मेट के पास चर्चा करते हैं। इसके बाद इनको विकसित रूप में क्या दिया जाता है। तो फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते के द्वारा निर्देशांक ज्यामिति की विकास किया गया। इसीलिए रेने दकार्ते के सम्मान में हम लोग इस ज्यामिति को कार्तीय ज्यामिति भी कहते हैं, और रेने दकार्ते को हम लोग नियामक ज्यामिति के पिता। ज्यामिति के यदि हम उपयोग को जानते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग गणित के साथ साथ फिजिक्स में भी की जाती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी की जाती है। यहाँ हम जानेंगे कि गणित के अंतर्गत नियामक ज्यामिति का जो उपयोग किया जाता है वह हमें दूरी सूत्र के रूप में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में की जाती है। इन रेखाखंड के मध्य बिंदु को ज्ञात करने में की जाती है। इस रेखा के इक्वेशन समीकरण को ज्ञात करने में की जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में की जाती है। अनेक ऐसे उपयोग होते हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत चलते हैं कि नियामक ज्यामिति के डेफिनेशन को जानते हैं। तो चलिए देखो, स्टार्ट देते हैं। नियामक ज्यामिति, इसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नाम देते हैं। चलो, नियामक ज्यामिति क्या है? तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तल में स्थित किसी बिंदु का निर्धारण बीजगणित की सहायता से दो वास्तविक संख्याओं से बने क्रमित युग्मों के द्वारा दर्शाया जाता है।
यानी नियामक ज्यामिति जो है गणित की वह शाखा है या गणित का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम किसी तल में स्थित बिंदु का निर्धारण करते हैं, वो भी किससे? तो बीजगणित की सहायता से दो वास्तविक संख्याओं से बने क्रमित युग्मों के द्वारा। यानी वास्तविक संख्या यानी या तो परिमेय होगी या हमारी अपरिमेय संख्या होगी, इन दोनों के युग्मों से होकर के हम क्या करते हैं कि उस तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, पता लगाते हैं। अब यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो लिखते हैं दूसरे शब्दों में नियामक ज्यामिति ज्यामिति और बीजगणित का एक सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप है जिसके अंतर्गत ज्यामिति से संबंधित आकृतियों का अध्ययन बीजगणित की सहायता से की जाती है। यानी नियामक ज्यामिति का मतलब हो गया किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगा। अब हम जानते हैं कि दूसरे शब्दों में नियामक ज्यामिति जो है वह ज्यामिति और बीजगणित का एक सम्मिलित रूप है, एक मिला हुआ रूप है, जिसके अंतर्गत ज्यामिति से संबंधित आकृतियों का अध्ययन बीजगणित की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहां पढ़ते हैं कि नियामक ज्यामिति के खोज का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेने दकार्ते, इंग्लिश में लिखते हैं रेने डेस्कार्ते को दिया जाता है। यानी कि नियामक ज्यामिति के अगर खोज का श्रेय या जनक कहा जाए तो हम फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ दोनों थे रेने दकार्ते, उनको दिया जाता है नियामक ज्यामिति के पिता का श्रेय। यानी नियामक ज्यामिति के जनक के रूप में हम रेने दकार्ते को क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए कि रेने दकार्ते के सम्मान में रेने दकार्ते के सम्मान में नियामक ज्यामिति को कार्तीय नियामक ज्यामिति कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी
कहा जाता है। यानी रेने दकार्ते के सम्मान में नियामक ज्यामिति को कार्तीय नियामक ज्यामिति यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यहाँ तक रेने दकार्ते के सम्मान में इनके गांव का नाम, फ्रांस के अंतर्गत जो जहाँ पे ये रहते थे जिस गांव में, उसके उस गांव का नाम पहले कुछ और था, लेकिन जैसे ही रेने दकार्ते पॉपुलर हुए उनके सम्मान में इसके गांव का भी नाम इसी के नाम पे रखा गया और इसके गांव में इसकी एक स्टैच्यू बनी हुई है, एक प्रतिमा बनी हुई है। अब हम लोग जानते हैं कि इन्हीं रेने दकार्ते के सम्मान में इस नियामक ज्यामिति को क्या कहा गया? कार्तीय नियामक ज्यामिति कहा गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया। इसके अलावा भी इसके सम्मान में जिस तल पर हम इनको पढ़ेंगे उसे कहा गया है कार्तीय तल। यानी नियामक ज्यामिति के अंतर्गत रेने दकार्ते के सम्मान में जिस तल पर हम इनको नियामक ज्यामिति को पढ़ते हैं उस तल को कार्तीय तल कहा। रेने दकार्ते के सम्मान में कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। चलिए यहां हम देखिए कि रेने दकार्ते के सम्मान, रेने दकार्ते को नियामक ज्यामिति के जनक का आश्रय दिया गया है और इन्हीं रेने दकार्ते के सम्मान में इस नियामक ज्यामिति को कार्तीय नियामक ज्यामिति कहते हैं और जिस तल पर हम इन नियामक ज्यामिति को पढ़ते हैं उस तल को या समतल को न कहकर उन्हें हम कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा कार्तीय तल क्या होता है। चलिए कार्तीय तल को जानते हैं कि ज्यामिति के अंतर्गत समतल का प्रयोग जिन अर्थों में किया जाता है उसी अर्थ में नियामक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय तल का किया जाता है। यानी हम यह कहते हैं कि हमारा कार्तीय तल है क्या? तो ज्यामिति के अंतर्गत समतल का प्रयोग जिन अर्थों में किया जाता है, यानी ज्यामिति में जिस चीज को हम समतल कहते हैं नियामक ज्यामिति में उसी चीज को हम कार्तीय तल कहते हैं, वो भी रेने दकार्ते के सम्मान में। अब हम यहाँ जानते हैं कि अथवा अगर हम दूसरी बात करें कि कार्तीय तल होता क्या है, तो हम कहेंगे कि वैसा तल जिसमें दो अक्ष और चार चतुर्थांश स्थित होते हैं, यानी कि यदि हम दूसरे शब्द में कहें तो कार्तीय तल वह तल होता है जिसमें दो अक्ष और चार चतुर्थांश स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ ज्यामिति के अंतर्गत समतल क्या होता है, तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि समतल क्या होता है, प्लेन क्या होता है। तो पढ़ते हैं कि समतल एक अपरिभाषित ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी
लंबाई भी अनंत, इसमें लंबाई भी अनंत होती है, चौड़ाई भी अनंत होती है और मोटाई भी अनंत, मोटाई नहीं के बराबर होती है, नगण्य होती है। यानी हम बात करें ज्यामिति के अंतर्गत समतल क्या होता है, तो ज्यामिति के अंतर्गत समतल उस आकृति को कहेंगे जिसमें लंबाई अनंत होती है, चौड़ाई भी अनंत होती है और मोटाई नगण्य होती है। लेकिन हम ऐसी किसी भी चीजों को नहीं देख पाते हैं जिस वजह से समतल को अपरिभाषित कहा गया है। लेकिन समझने के लिए हम जो है तो कागज के पृष्ठ को, दीवार के पूरी सतह को, व्हाइट बोर्ड को, इन सभी चीजों को समतल के रूप में उपयोग करते हैं। यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे की क्लास हम लोग करेंगे।